अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं फंडामेंटल राइट्स का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। आज हम इसमें जो फंडामेंटल राइट्स जो पहले पार्ट में हमने पढ़े, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, उससे आगे आज हम इस पार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो हमने फर्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम पढ़ा, तो आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम आर्टिकल 23 to 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल 23 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये इसमें मेंशन किया गया आर्टिकल 23 में। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग अगर हम देखेंगे कि इसके एग्जांपल ऐसे भी हम दे सकते हैं कि सेलिंग एंड बाइंग अप मैन एंड वुमेन जस्ट लाइक गुड्स, जैसे सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन एंड वुमेन जस्ट लाइक गुड्स। तो ह्यूमन ट्रैफिक्स की अगर हम बात करेंगे, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो इसमें सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन एंड वुमेन जस्ट लाइक गुड्स, जैसे हम गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, तो जैसे लाइक ऐसी मैन एंड वुमेन जो इनका भी ऐसे ही बाइंग एंड सेलिंग होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। तो ये टोटली प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन करना है उसको। ये आर्टिकल 23 में लिखा है कि टोटली इसमें प्रोहिबिशन होना चाहिए, टोटली इस पर कंट्रोल होना चाहिए इन चीज़ों में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। और दूसरा इसमें है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर इन द सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसी को भी हम फोर्सफुली लेबर नहीं करवा सकते हैं। तो ये 23 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरा है फोर्स्ड लेबर। तो आर्टिकल 24 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 24 में है प्रोहिबिशन चाइल्ड लेबर का, जो है वो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है, उसको भी कंट्रोल करना है। जिसमें अगर हम देखेंगे 14 इयर्स की जो एज है उसके बिलो जो भी है उसको हमको काम करने नहीं देना है किसी भी इंडस्ट्री में, तो ये भी प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जो चाइल्ड लेबर है बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स उसको हमको कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ें आती है आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम देखेंगे जो हमारा अगला आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। 25 की अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 25 की, तो इसमें फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। इसका मतलब है कि हम किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को हम प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये आर्टिकल 25 में मेंशन किया गया है कि किसी भी रिलीजन को आप प्रोपगेट कर सकते हो, किसी को भी प्रैक्टिस, किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हो। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इंडिया में। तो ये है आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। तो आर्टिकल 26 की अगर हम बात करेंगे, टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 26 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम रिलीजन के किसी भी काम के लिए मैनेज कर सकते हैं कि रिलीजन का कोई भी काम हो तो इसके लिए भी हम कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। तो यह आर्टिकल 26 में कि रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करना है। एंड इन आर्टिकल 27 में क्या है कि ये जो भी रिलीजन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको या उनको फ्री रखा गया है, उन पे नो टैक्स देना है, उनको कोई भी टैक्स नहीं उनको देना है रिलीजन पे। तो ये आर्टिकल 27 में। एंड आर्टिकल 28 की अगर हम बात करेंगे कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो हमको वहाँ पर फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना है, कि ये आर्टिकल 28 में आता है। तो अब हम देखेंगे जो आगे हमारा एक और फंडामेंटल राइट वो हैं अंडर आर्टिकल 29 to 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो आर्टिकल 29 to 30 में आता है। आर्टिकल 29 जो है उसमें है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो भी माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करेंगे, माइनॉरिटीज़ में आते हैं यहाँ पर अगर हम
देखेंगे कि ये जो इंडिया की अगर हम बात करेंगे जो माइनॉरिटीज़ में हिंदू को छोड़ के जो भी रिलीजन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो इनको अपना लैंग्वेज को, अपना स्क्रिप्ट लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है। तो ये आर्टिकल 29 में आता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपना स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है। तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ आर्टिकल 30 की हम बात करेंगे। जो आर्टिकल 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें है कि एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। हर कोई जो भी माइनॉरिटी है में यहाँ पर, तो वो अपनी रिलीजन को उसमें प्रोपोगेट कर सकते हैं। अपनी माइनॉरिटी के जो ये जो रिलीजन, ये जो एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी अपने स्कूल्स को बना सकते हैं, ऐसे मुस्लिम्स भी, ऐसे जो भी हैं माइनॉरिटीज़ के ग्रुप्स, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करके उनको चला सकते हैं। तो यह आर्टिकल 30 में मेंशन किया गया है। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आता है राइट टू प्रॉपर्टी। अगर हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, बट अभी नहीं है ये फंडामेंटल राइट। तो इसको अगर हम देखेंगे कि इसको डिलीट किया गया है अंडर आर्टिकल, ये जो आर्टिकल 31 में फंडामेंटल राइट था, बट 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको क्या किया गया, डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को। एंड नाउ ये भी लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। अंडर आर्टिकल 300A में ये क्या है, इस टाइम लीगल राइट है। कौन, फंडामेंटल राइट। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में डिलीट किया गया एंड नाउ इट्स अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो अब हम जो लास्ट हमारा वो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं उसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट, ये बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल किसको कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये किसने उसको कहा, B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने उसको कहा कि इट्स द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर ने उसको कहा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को। तो इसमें आर्टिकल 32 में ये मेंशन किया गया है। तो इसमें और भी रिट्स है। जो रिट्स क्या होते हैं कि इनसे हम अपने फंडामेंटल राइट्स जो है उनको प्रिजर्व कर सकते, बचा सकते। सबसे पहला इसमें आता है रिट ऑफ मैंडम्स। सबसे पहला क्या आता है, रिट ऑफ मैंडम्स की अगर हम बात करेंगे, रिट ऑफ मैंडम्स इसमें आता है। रिट ऑफ मैंडम्स वो रिट होते हैं जो इशूड की जाती है बाय सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को की जाती है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल जो है वो फेल हो जाता है अपना ड्यूटी परफॉर्म करने में ऑनेस्टली, तो इसको कोर्ट जो है वो इशू रिट करता है उसको कि या आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए अच्छे तरीके से, या आप अपनी पोस्ट से वैकेट कीजिए। तो रिट ऑफ मैंडमस वो रिट है जो इशू की जाती है बाय द सुप्रीम कोर्ट, द लोअर कोर्ट्स, कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर जो है या पब्लिक ऑफिशियल जो है वो अपना जो वर्क जो उसका परफॉर्म जो ड्यूटी हो है उसकी वो अपनी ऑनेस्टली वो ड्यूटी नहीं परफॉर्म करता है, तो इससे वो जो रिट इशू की जाती है उसको, तो या तो उसको वैकेट करना है अपने पोस्ट से, या उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म अच्छी तरह से करनी है। तो इसे रिट ऑफ मैंडमस में आता है। तो दूसरा अगर हम देखेंगे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स यू हैव द बॉडी। तो इसमें जो रिट होती है कि इंडिविजुअल लिबर्टी के प्रोटेक्शन के लिए है, एक इंडिविजुअल की जो लिबर्टी होती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल रिट इस टाइम यूज़ की जाती है जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है किसी अननोन रीज़न पे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको डिटेन किया गया है पुलिस अथॉरिटी ने किसी अननोन रीज़न पे, तो कोर्ट इशू उस टाइम रिट करता है डिटेनिंग एजेंसी को। जो डिटेनिंग एजेंसी होती है उसको रिट इशू किया जाता है बाय द कोर्ट कि प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द
कोर्ट इन 24 आवर्स के जो आवर्स होते हैं उसमें उनको लाना पड़ता है कोर्ट में। तो इसके बाद ये तो डिसाइड हो जाता है कि अगर उसको अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो उसको इशू करता है कोर्ट ऑर्डर रिलीज़ करने का, तो उसको फिर रिलीज़ किया जाता है। जो रिट ऑफ हिब्स कॉर्पस हैं ये वो रिट है कि एक इंडिविजुअल अगर कोई पर्सन अनलॉफुली डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, तो कोर्ट जो होता है वो उसको इशू करता है रिट की उसको आप 24 आवर्स में आप हमारे सामने पेश कीजिए। तो इट मीन्स कि अगर ये विदाउट एनी रीज़न होगा तो उसको ये जो डिटेन किया जाएगा किया होगा तो उसको रिलीज़ किया जाता है। तो इशू बाय द कोर्ट या रिट इशू करता है डिटेनिंग एजेंसी को, इसको आप रिलीज़ कीजिए। तो यह है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब हम इसमें देखेंगे कि जो एक और रिट इसमें आता है वो है रिट ऑफ क्यू वारंटो। रिट ऑफ क्यू वारंटो की अगर हम बात करेंगे, ये वो रिट है कि इसको इशूड किया जाता है बाय द कोर्ट टू होल्ड द ऑफिस इलीगली। फॉर एग्जांपल कि इसमें कोई पर्सन अगर वो इलीगली किसी ऑफिस पे अपना कब्ज़ा जमाता है, कोई फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आप एग्जांपल एक दूंगा आपको। ए एक पर्सन है, दूसरा है बी। ये जो ए पर्सन है ये सीनियर मोस्ट पर्सन है डिपार्टमेंट में, जो बी है वो जूनियर पर्सन है। तो एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स अगर हम देखेंगे, ए जो है उसको ये जो प्रमोशन मिलनी चाहिए एज़ पर द सीनियरिटी जो गवर्नमेंट की, बट जब उसको मिलती है प्रमोशन नहीं मिलते, तो प्रमोशन किसको मिलती है? बी को, जो बहुत इससे जूनियर है। तो ए जो होता है वो कोर्ट जाता है और फिर कोर्ट उस टाइम ये जो रिट इशू किया जाता है उस रिट को हम कहते हैं क्यू वारंटो, कि जो वहाँ पर का पब्लिक ऑफिसर है उसने इलीगली होल्ड किया उस पर, तो उसको ये रिट इशू किया जाता है कि जिसका अपना ये जो हैं तो उसी को आप प्रोवाइड कीजिए। तो ये एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझ रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जो इलीगली किसी ऑफिस पे होल्ड करता है वो रिट ऑफ क्यू वारंटो। तो दूसरा इसमें रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन की अगर हम बात करेंगे, रिट ऑफ प्रोहिबिशन में क्या है कि इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं कि उसको हम कहते हैं स्टे ऑर्डर, ऑल्सो नोन एज स्टे ऑर्डर। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इसको कहते हैं हम कि फॉर एग्जांपल कि इशूड बाय द कोर्ट टू लोअर कोर्ट्स, या हाई कोर्ट की तरफ से लोअर कोर्ट्स को एंड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट को इशू की जाती है रिट। तो इसमें जो लोअर कोर्ट्स के फंक्शन ज्यूरिसडिक्शन के, अगर फॉर एग्जांपल कोई केस होगा वो लोअर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा तो हाई कोर्ट को इशू किया जाएगा। अगर हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा तो वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये जो कंट्रोल करना, रोकना अपनी जगह पे कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, आप उसको आगे कीजिए, तो इसको कहते हैं हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो जो हमारे लास्ट वाला जो रिट है तो इसको हम कहते हैं सर्श्योरारी। तो सर्श्योरारी जो हैं तो ये रिट है, तो इसको हम कहते हैं कि ये वो रिट हैं जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो लोअर कोर्ट्स को ये जो रिट इशू करता है कि आप जो रिकॉर्ड है केस का वो हमको जल्दी किसी फुल अथॉरिटी के साथ उसको हमारे पास भेज दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक पर्सन है तो इस वो सेटिस्फाई नहीं होता है हाई कोर्ट के डिसीजन से, तो वो अपना केस को ट्रांसफ़र कर सकता है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। तो ताकि वहाँ पर उस पर नया डिसीजन दे सकेगा। तो ये है दीज आर द रिट्स। तो इन रिट्स के बारे में जो आर्टिकल 32 है इसको कहा जाता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इन रिट्स की वजह से ही हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो जाएगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।